नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी शिक्षक बंधुओं का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार, टीचर्स फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन की, बात करेंगे एनसीईआरटी के पैटर्न की, बात करेंगे इसके पैटर्न के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। या आपका प्रैक्टिस पेपर नंबर साथियों, पार्ट नंबर आपका 06 है और सभी को पता होगा। इसके पहले हम पर्यावरण अध्ययन के 5 प्रैक्टिस पेपर अपलोड कर चुके हैं। बाल विकास के, हिंदी के, मैथ्स के सारे प्रैक्टिस पेपर अपलोड कर चुके हैं और एक लिंक प्लेलिस्ट बना दी गई है जिसका आई बटन पे लिंक आएगा। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसके पहले जो है प्लेलिस्ट में सारे प्रैक्टिस पेपर आप लोग अटेंड कर सकते हैं। सारे प्रैक्टिस पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि सभी जानते हैं, समझते हैं, जब इस परिवार से जुड़े हुए हैं काफ़ी टाइम हो गया है, क्योंकि ये राष्ट्रहित में टीटी फैमिली शिक्षकों का परिवार है, आवर फैमिली है। चलिए शुरुआत करते हैं, देर नहीं करेंगे, सीधा हम प्रैक्टिस पेपर की बात करेंगे। इस प्रैक्टिस पेपर में संपूर्ण कंसेप्ट से 30 महत्वपूर्ण लाजवाब संभावित प्रश्न को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। तो चलिए साथियों, देर न करते हुए पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है और इस 30 प्रैक्टिस पेपर में से जितना भी आप लोगों का फीडबैक हो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। पहला प्रश्न है, शिक्षक के सबसे बहुमूल्य निधि होती है। जी हाँ साथियों, शिक्षक भर्ती की बात करेंगे, शिक्षकों की बात कर रहे हैं, शिक्षक से ही प्रश्न की शुरुआत कर रहे हैं। तो शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि होती है उसका वेतन, सेवा, गर्व या छात्रों का विश्वास। तो आप जानते हैं, क्योंकि आप भावी अध्यापक अध्यापिकाएं शिक्षक बंधु हैं, जब आपका सिलेक्शन होगा तो ना आपका वेतन मान रखता है, ना ही सेवा, ना ही गर्व, वह मान रखता है शिक्षक के तौर पर छात्रों का विश्वास। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन के वास्तविक कुम्हार होते हैं, जो न सिर्फ उनके छात्रों जीवन को आकार देते हैं, बल्कि छात्रों में यह विश्वास जगाते हैं कि वे अर्थात छात्र शिक्षक के द्वारा बताई गई बातों का अनुसरण कर दुनिया के रंगमंच पर अवतरित हो सकते हैं और अपने आप को काबिल बना सकते हैं। अतः शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि छात्रों का विश्वास होता है। दूसरा प्रश्न है साथियों, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, तो वह एक सिद्धांत है, कानून है, खोज है या मूल संकल्पना की बात करें। तो आप जानते हैं, समझते हैं, जब भी परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह साथियों आपका सिद्धांत बन जाता है। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि किसी परिकल्पना को बार बार निरीक्षण व परीक्षण करने के बाद जब इस बात का भान होता है कि यह परिकल्पना सार्वभौमिक रूप से सत्य है, तो यह सिद्धांत रूप से ग्रहण कर लेता है। तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से, ध्यानपूर्वक समझिएगा, फीडबैक कीजिएगा। प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना, जायसवाल सर आप सभी का स्वागत, सभी शिक्षक बंधुओं को नमन करते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एग्जाम फतेह की तैयारी चल रही है, सिलेक्शन की तैयारी चल रही है, एग्जाम टीटी एग्जाम को क्रैक करने की तैयारी चल रही है। साथियों, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि आपको बताना है। विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख विधि, श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य विधि, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, व्याख्यान एवं श्रुतलेख की बात करेंगे। तो निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त जो शिक्षण विधि कहलाती है वह साथियों विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना विधि की बात करेंगे। क्यों कहलाती है? क्योंकि इस शिक्षण विधि में छात्र परस्पर विचारों का आदान प्रदान करके अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं। यह विधि शिक्षा के कृत्रिम वातावरण को समाप्त करने तथा शिक्षा को जीवन से संबंध करने हेतु महत्वपूर्ण है। और आप जानते हैं कि प्रारंभ में इसका प्रयोग छात्रों द्वारा किए जाने वाले गृह कार्यों के लिए किया जाता था, जिसमें योजना बनाना तथा शारीरिक श्रम करना निहित होता था। चौथा प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम या मीथेन की बात करेंगे। सभी का सूत्र भी आपको पता होगा, हीलियम की बात करेंगे या CH4 मीथेन की बात करेंगे। यहाँ पे सभी मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे, जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, सिलेक्शन पाना। और पर्यावरण में EVS में
25 प्लस का स्कोर प्राप्त करना। तो कौन सी गैस हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं? सभी लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस, मीथेन, ये हमारी क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। लेकिन आपकी हीलियम जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं कहलाएगी, इसलिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर सही हो जाएगा। और CFC हो गया, वाष्प, ये सारी वो जो हमारी क्या कहलाती हैं? सभी लोग जानते हैं ये गैसों का उत्सर्जन जो है आम प्रयोग जैसे हम करते हैं वातानुकूलित, फ्रिज, कंप्यूटर, स्कूटर, कार आदि से ये सारी चीज़ें उत्पादित होती हैं। लेकिन हीलियम जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यह एक निष्क्रिय या नोबल गैस है। तो हीलियम कौन सी गैस है? नोबल या आपके निष्क्रिय गैस पर आ जाती है। पांचवा प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? तीसरा है, छठा है, पांचवा है, सातवां है। सभी शिक्षक बंधु, प्रत्येक मेरे प्यारे भाई बहन शिक्षक बंधु सभी कमेंट करेंगे, सभी अपना अपना फीडबैक करेंगे। तो जनसंख्या की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का स्थान पूछा जा रहा है, सभी कमेंट करेंगे। और आपका कमेंट भी आ चुका है और फीडबैक भी आ चुका है, हम आपका कमेंट रीड कर पा रहे हैं। और वह साथियों राइट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे सी ऑप्शन इज द राइट आंसर करेक्ट आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब छठा हो गया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बी ऑप्शन होगा। डाउट बिल्कुल नहीं करना है, डाउट अपने मन में रखना ही नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन पाना है तो डाउट क्लियर होना आवश्यक है। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, जो आप लोगों की स्क्रीन पर है। निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण जो है हिमानी द्वारा हुआ है? लेपीज, यू आकार की घाटी की बात करेंगे, या वी आकार की घाटी की बात करेंगे, या जलप्रपात की बात करेंगे? तो आप जानते हैं, समझते हैं कि किस स्थलाकृति का निर्माण जो है हिमानी द्वारा हुआ है, वह आपके यू आकार की घाटी की बात करेंगे। यू आकार की घाटी का निर्माण हिम नदों द्वारा हुआ, हिम नदी द्वारा हुआ है। इसका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर यू के आधार पर हुआ है, जिसे इस घाटी की आकृति मिलती है। और आप जानते भी हैं कि अपरदन के कारण इनके दोनों किनारे काफ़ी क्या होते हैं? समानांतर एवं अंतोदर ढाल वाले बन जाते हैं। और जलप्रपात एक प्रमुख प्रवाही जल या नदीकृत अपरदनात्मक स्थिरत रूप कहलाता है। और एक आता है भी आकार की घाटी। इस आकार की घाटियों का निर्माण युवा नदियों के द्वारा आता है। अगर प्रश्न आ गया कि भी आकार की घाटी का निर्माण किन नदियों द्वारा होता है? युवा नदियों द्वारा। या युवा नदियों द्वारा किस प्रकार की घाटी का निर्माण होता है? यू, भी, दोनों, इनमें से कोई नहीं तो भी आकार की, ठीक है। युवा की बात की जाए तो भी की बात करेंगे। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न दिया गया है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? सुवर्णरेखा, सिंधु, ताप्ती, नर्मदा नदी की बात करेंगे। तो कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है? आप जानते हैं जो सिंधु नदी है वह हमारी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, ना ही आपका ताप्ती, ना ही नर्मदा गिरती है। तो कौन गिरती है? सुवर्ण रेखा की बात करेंगे। सुवर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह भारत के झारखंड राज्य में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। यह रांची नगर से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित नगड़ी गांव में रानीचुआ नामक स्थान से मिलती है तथा बालेश्वर नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में किस स्थान पर? बालेश्वर नामक स्थान पर गिरती है। और ताप्ती, नर्मदा, सिंधु नदियां, ये तीनों नदियां अरब सागर में गिरती हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया? ध्यानपूर्वक प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु कमेंट करेंगे। आठवां प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है? प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, या उसकी अनियमितताओं के कारण को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देने की बात करेंगे। या हम बात करें उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देना। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए राकेश जो है कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त जो सुधारात्मक होगा, आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, तो आपके लिए जाना बहुत ही बात हो जाती है कि उसकी अनियमितताओं के कारण को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। साथियों अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? इंदौर शहर की बात करेंगे, उज्जैन शहर की बात करेंगे, भोपाल शहर की बात करें, या ग्वालियर शहर की बात करेंगे। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को एक चूज करना है, एक नंबर क्लियर करना है और सिलेक्शन पाना है। तो मध्य प्रदेश में ऐसा शहर जो झीलों का शहर कहलाता है वह कहलाता भोपाल, जो आपके मध्य प्रदेश की कैपिटल भी है।
ठीक है, अर्थात कैपिटल अर्थात हम बात करेंगे राजधानी की। तो मध्य प्रदेश की राजधानी हमारी कौन सी है, आप जानते हैं, समझते हैं, कौन सी हो जाएगी, हम बात करेंगे भोपाल शहर की हो जाएगी। तो यही मध्य प्रदेश का झीलों का शहर भी कहलाता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की जो आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? लाल सागर, काला सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर। आपका एक एक कमेंट आपका स्कोर प्लस करता जा रहा है, सिलेक्शन की ओर लेता जा रहा है। तो कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? वह साथियों भूमध्य सागर। जी हाँ, भूमध्य सागर की बात करेंगे। पृथ्वी का एक सागर है जो उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, अनातोलिया तथा आपके मध्य पूर्व के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का लगभग 3/4 है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 17 दिसंबर, 30 मार्च, 22 अप्रैल। तो आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है, काफ़ी बार आपके टीटी एग्जाम में पूछा भी गया प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस सभी जानते हैं 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और यूएनओ ने 19 दिसंबर 1994 को 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द आपके प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर घोषित कर दिया है। यह तारीख मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की यादगार की तिथि के रूप में तय की गई। ओजोन दिवस 2016 का थीम था ओजोन एंड क्लाइमेट रिस्टोर बाय अ वर्ल्ड यूनाइटेड। तो वर्तमान में भी आपका ओजोन दिवस का जो एक थीम था, थीम पूछी जा सकती है, जो कि एक करेंट तौर पर पूछी जाती है, करेंट अफेयर के तौर पर। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या अपघटनकर्ता की बात करेंगे। तो किसी खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी होता है वह प्राथमिक उपभोक्ता होता है, और जो प्राथमिक उपभोक्ता को ग्रहण करता है द्वितीयक उपभोक्ता हो जाता है, वह फिर मांसाहारी पर आ जाता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। ठीक है, और ये भी जानते हैं कि अपघटन जो करता होते हैं सड़े गले पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मृतोपजीवी, कवक और जीवाणु, ये क्या होते हैं? अपघटन करता होते हैं, जो सड़े गले पदार्थों से एनर्जी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र या भू रासायनिक चक्र की बात करेंगे। तो पारिस्थितिक अर्थात इकोलॉजी सिस्टम की बात कर रहे हैं। इनमें तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। प्रकृति में विभिन्न तत्व चक्रीय रूप से एक जीव दूसरे जीव से स्थानांतरित होते हैं पर पुनः प्रकृति में लौट आते हैं। इस प्रक्रिया को खनिज प्रवाह तथा यह चक्र जीवमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल में होते हैं। इसे ही जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन चक्र हो गया, फास्फोरस चक्र हो गया। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। आई होप सभी प्यार में अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर स्कोर कमेंट कर रहे हैं, फीडबैक कर रहे हैं, क्योंकि आपका कमेंट, आपका फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है प्रत्येक शिक्षक बंधु, प्रत्येक भाई बहन का जिनका सपना है एग्जाम को फतेह करना। साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन, कोयला। तो सभी लोग जानते हैं ऐसा जो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है वह आपका हाइड्रोजन कहला जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी डीजल, पेट्रोल, कोयला जलने से हानिकारक गैसें निकलती हैं जो वातावरण को प्रदूषित करती हैं, और हल्का होने के कारण गुब्बारों और वायु तोपों में हाइड्रोजन प्रयुक्त होती है। तो हाइड्रोजन गैस का जो प्रयुक्त होता है कहाँ कहाँ पर होता है? गुब्बारों में होता है, वायु तोपों पर होता है। ठीक है, और इसका स्थान अब क्या है? धीरे धीरे हीलियम भी ले रहा है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? 15 नंबर प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा और प्रत्येक प्रश्न का फीडबैक कीजिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्याएं कितनी हैं? 215, 260, 250 या इनमें से कोई नहीं? सभी कमेंट कीजिएगा। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या आप सभी लोग जानते हैं कितनी होती है? 230 है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? नीचे कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों का डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या मिथाइल आइसोसाइनाइड की बात करेंगे। तो भोपाल गैस त्रासदी से एक प्रश्न जरूर आएगा, ध्यान दीजिएगा। एमपीटीटी की बात करेंगे, ग्रेड 3 की बात कर रहे हैं। तो भोपाल गैस त्रासदी कहाँ पर हुई है?
किस गैस पर हुई है, किस गैस के कारण? मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC इसको संक्षिप्त रूप कहते हैं। 3 दिसंबर सन 1984 की एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है और भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखानों में से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ। किस कंपनी में हुआ था? यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी। और आप जानते हैं जिससे लगभग साथियों 15,000 से अधिक लोगों की जानें चली गई थी। बहुत सारे लोग अपंगता के कारण, अंधेपन के कारण शिकार भी हुए हैं। और भोपाल गैस कांड में MIC गैस के नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड तीनों ही ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। अगला प्रश्न जो आप लोगों के स्क्रीन पर है, मध्य प्रदेश योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? आपके मुख्यमंत्री होते हैं, आपके योजना विभाग के सचिव होते हैं, आपके प्रसिद्ध अर्थशास्त्री होते हैं या योजना मंत्री होते हैं? सभी कमेंट कीजिएगा। तो मध्य प्रदेश योजना मंडल के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, गिर वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्यजीव का संरक्षण करता है? हाथी का, गैंडा का, सांप का, शेर का? तो जो आपका गिर वन्यजीव अभयारण्य है यह किस वन्यजीव का संरक्षण करता है? तो यह शेरों का संरक्षण करता है। और यह जानते हैं आपकी गुजरात राज्य की बात करें, कहाँ पर स्थित है गिर वन्यजीव अभयारण्य? गुजरात राज्य में। इसमें जंगली शेरों का संरक्षण किया जाता है और इसके अतिरिक्त इस वन्यजीव में पुष्प जीव जंतु की प्रजातियां भी मिलती हैं। यहाँ स्तनधारियों की 30 प्रजातियां हैं, सरीसृप वर्ग की 20 प्रजातियां पाई जाती हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? महोगनी, कैक्टस, फर, चंदन। ये शायद हम पिछले प्रैक्टिस में भी इस प्रकार का क्वेश्चन एक किए थे। तो प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेश की अगर बात कर रहा है तो सभी लोग जानते हैं कैक्टस की बात करेंगे। यह एक सपुष्पक वनस्पतियों का एक जीव वैज्ञानिक कुल है जो अपने मोटे फूले हुए तनों में पानी बटोरकर शुष्क व रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहते हैं और इनके पत्ते कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो सके, जिसका जल ह्रास कम हो। जल ह्रास मतलब जल की कमी कम हो। अगला प्रश्न है, विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जबलपुर, भोपाल, बिरसा, इंदौर। प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु सभी कमेंट करेंगे। तो विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हम बात करेंगे आपके भोपाल शहर की बात करेंगे। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों क्या पूछा जा रहा है स्क्रीन पर है कि भू परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, शुक्र। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। भू परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो महत्वपूर्ण होता है वह शनाब सरदार होता है, अर्थात सूर्य की बात करेंगे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सूर्य ऊर्जा का सर्वाधिक व्यापक एवं अपरिमित स्रोत है जो वातावरण में फोटान, छोटी छोटी प्रकाश तरंग पेटिकाएं के रूप में विकिरण ऊर्जा का संचार करता है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है आप लोगों के स्क्रीन पर है, मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? जबलपुर, विदिशा, इंदौर, रतलाम। सभी कमेंट कीजिएगा। शिक्षक भर्ती का शिक्षक का तैयारी कर रहे हैं, टीचर बनने की जा रहे हैं तो शिक्षक से रिलेटेड जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? वह हो जाएगा इंदौर शहर की बात करें। अगला प्रश्न पूछा गया है, बाघ परियोजना में शामिल किए जाने वाला मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो बाघ परियोजना में शामिल किए जाने वाला मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वह है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा हो जाएगा साथियों? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट करें, आपका फीडबैक, आपका कमेंट सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 82, 86, 92, 96। तो आप सभी लोग जानते हैं ये हम ऑलरेडी क्लास पर एक प्रश्न कर चुके हैं। हम बात करेंगे 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। आइए बात कर देते हैं अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, बांधव नेशनल पार्क के मध्य से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? नर्मदा, चरणगंगा, बेतवा, पार्वती। तो बांधव नेशनल पार्क के मध्य से जो है ऐसी नदी जो प्रवाहित होती है उसका नाम चरणगंगा है। जी हाँ, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं।
और 5 प्रश्न और कंप्लीट करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। संपूर्ण कंसेप्ट से जो है, संपूर्ण सिलेबस से आपकी बीएससी है 30 प्रश्न प्रैक्टिस पेपर तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम, शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम या सवाना बायोम की बात करें तो किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है दोस्तों? वह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे वन क्षेत्र हैं जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं। ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, प्रशांत द्वीपों पर पाए जाते हैं और विश्व वन्य जीव निधि के बायोम वर्गीकरण के भीतर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन एक प्रकार का माना जाता है और उन्हें विषुवतीय सदाबहार तराई वन के रूप में भी निर्दिष्ट किया जाता है। अगला प्रश्न साथियों पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा हुआ है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। तो मिट्टी के बारे में आप लोग डिटेल से पढ़ लीजिए, मिट्टी से भी एक प्रश्न आपके एग्जाम पर पूछा जाता है, संभावित प्रश्न है। किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा हुआ है? तो सभी लोग जानते हैं, बात करेंगे काली मिट्टी का निर्माण जो होता है वह ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के द्वारा होता है और यह भारत में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैला है। महाराष्ट्र में इस मिट्टी का सबसे अधिकतर विस्तार है और इस मिट्टी में चूना, पोटास, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और यह बहुत ही उपजाऊ कहलाती है और कपास के लिए प्रसिद्ध, इसलिए इसे कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं। तो काली मिट्टी को कपास वाली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और इस मिट्टी में नमी को रोकने या रोके रखने की प्रचुर शक्ति भी होती है, इसलिए वर्षा कम होने पर भी सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी की सतह आने से रोकती है? वह आपका समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है, आयन मंडल है या मध्य मंडल की बात करेंगे। तो वायुमंडल की ऐसी परत जो प्रकाश की परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी की सतह आने से रोकती है वह हमारी कहलाती है साथियों समताप मंडल। जी हाँ, समताप मंडल प्रकाश की परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी की सतह से आने से रोकती है। इसे ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। यह परत सूर्य के उच्च आवृत्ति परावैंगनिक प्रकाश की 93.99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। और ओजोन परत की खोज जो है किसने की थी? तो एक भौतिकवादी फेबरी चार्ल्स और हेनरी बुशोन ने की थी। कब की थी? तो ओजोन परत की खोज 1913 ईस्वी में फ्रांस के भौतिकविदों फेबरी चार्ल्स और हेनरी बुशोन ने की थी। 2 प्रश्न और है, कंप्लीट करते हैं, इस प्रैक्टिस पेपर को कंप्लीट करते हैं। सौरमंडल में कौन सा ग्रह अत्यधिक तीव्र है? बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। सभी कमेंट कीजिएगा। तो सौरमंडल में कौन सा ग्रह जो है अत्यधिक तीव्र है? वह आपका बुध ग्रह हो जाएगा। जी हाँ, बुध, सौरमंडल में बुध ग्रह अत्यधिक तीव्र में कहलाता है। 30वां प्रश्न है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में कब स्थापित किया गया है? 19 अप्रैल 1975, 18 अप्रैल 1973, 29 अप्रैल 1975 या 9 अप्रैल 1974। सभी कमेंट करेंगे। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में कब स्थापित किया गया था? तो साथियों 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। ये रहे आपके पर्यावरण अध्ययन के ईवीएस के प्रैक्टिस पेपर नंबर आपका 6 के 30 महत्वपूर्ण लाजवाब प्रश्न। इसमें आप लोगों का जितना भी स्कोर हो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मैं आपके साथ जयसवाल सर, जल्दी मिलते हैं अगले प्रैक्टिस पेपर पर और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी जारी रखिए क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।